Hi, welcome to this second video of statistics. In this video, we're going to discuss graphical representation of data. So, graphical representation of data का क्या मतलब है? Basically, हम data को एक graphically या pictorially एक फोटो में एक तरह से present करेंगे. So, let's see. So, let's first assume कि हमें ये data दिया हुआ है. तो ये data क्या है? Let's say कि तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, उन सबसे पूछा गया कि आपका बर्थडे कब होता है, आपके बर्थडे कब होता है. ठीक है. हमने फिर देखा कि अच्छा जनवरी में 2 बर्थडेज होते हैं, फरवरी में 8 होते हैं. तो ऐसे हमने सारे मंथ का लगा लिया कि अच्छा इस मंथ में इतने इतने बच्चों के बर्थडे होते हैं. ठीक है. ये वो डेटा है. नाउ अब एक तो हमें ये डेटा दिया हुआ है, मैंने तुम्हें एक टेबल में डाल के दे दिया और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अच्छा तुम बताओ किस महीने में सबसे ज़्यादा बर्थडे होते हैं. तुम पूरा देखते हो इसको और कहते हो नवंबर में. फिर मैं तुमसे पूछता हूँ सबसे कम बर्थडे किस में होते हैं. फिर तुम देखते हो और तुम कहते हो अच्छा 1 अप्रैल में होते हैं और किसी में 0 तो नहीं होते, अगस्त में 1 होते हैं. तो अगस्त और अप्रैल में एक तरह तो तुम ऐसे इस डेटा को देख सकते हो और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो इसके डेटा के बेसिस पे. एक और तरीका है, अगर मैं इस डेटा को ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं. नाउ अब ये डेटा तुम देख पा रहे हो. बेसिकली यहाँ पे जो सारे रेक्टेंगल्स हैं उनकी लेंथ जो है वो इस पे डिपेंडेंट है. जनवरी की लेंथ 2 है, फरवरी की 8 है, नवंबर की 11 है. बेसिकली जितना बड़ा ऊपर रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है उतना बेसिकली उस मंथ में बर्थडेज थे. ठीक है. तो नीचे जनवरी फरवरी दिया हुआ है कि इस महीने का कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल है. ठीक है. अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ किस महीने में सबसे ज़्यादा बर्थडे थे. तुम देखते हो वो सबसे बड़ा तुम्हें साफ नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे है. तुम्हें पता लग गया नवंबर में. इवन तो तुम्हें बाद में फिर देखना पड़ेगा कितने हैं एग्जैक्टली, बट तुम्हें आगे जाके देखना पड़ेगा अच्छा यहाँ 11 पाई करता है तो नवंबर में 11 बर्थडेज हैं. बट बाय जस्ट लुकिंग एट दी दिस ग्राफ और दिस पिक्चर यू कैन सी कि नवंबर में सबसे ज़्यादा बर्थडे है. सबसे कम बर्थडे किसमें तुम देखोगे, सबसे छोटे रेक्टेंगल कहाँ पे है. अच्छा अप्रैल में सबसे छोटा है और अगस्त में सबसे छोटा है. राइट. अब इस डेटा को मैंने जब इसी डेटा को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में डाल दिया तो अब हमें देखना आसान हो रहा है, कुछ समझना आसान हो रहा है. राइट. तो हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 3 ही मंथ ऐसे हैं जिसमें 6 से ज़्यादा बच्चों के बर्थडे आते हैं. राइट. सिर्फ इसके इसके और इसमें. राइट. एक डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है जिससे हमें कुछ समझने में डेटा को आसान होते हैं. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का हमें डेटा दिया हुआ है कि उन्होंने कितनी कितनी सीटें जीती. ठीक है. तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी जीती, बी ने इतनी जीती, सी ने इतनी जीती, वगैरह वगैरह. ठीक है. अगर नाउ मैं इस डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सेम तरीका है. नीचे मैंने पॉलिटिकल पार्टी लिखी ABCDEFG और ऊपर मैंने उतना बड़ा उसके ऊपर रेक्टेंगल बना दिया जितना वो नंबर था. कुछ भी जो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ सीट्स ऑन है उसके हिसाब से मैंने उस पर रेक्टेंगल बना दिया. अब नाउ इसमें साफ पता लग रहा है कि ई को सबसे कम सीट्स मिली हैं. राइट. मुझे इस डेटा को पूरा देखने की जरूरत नहीं कि अच्छा 24 12 कहाँ है. साफ पता लग रहा है सबसे छोटा यहाँ पे है, सबसे बड़ा कहाँ पे है ये भी साफ पता लग रहा है, ए में है. राइट. और बी सेकंड नंबर पे है. डेटा को समझना आसान हो जाता है, इस वजह से हम इस चीज़ को बनाते हैं और इसको हम कहते हैं बार चार्ट. जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है. तो इसको हम कहते हैं बार चार्ट. बार का क्या मतलब होता है. बार का मतलब एक तरह से ईट होता है. राइट. ईट मतलब जैसे ईट एक तरफ से देखो तो रेक्टेंगल लगती है ना, तो वैसे ही बार चार्ट होता है. तो हमने क्या करा हुआ है कि हमने एक बार्स बनाई हुई है डेटा को रिप्रेजेंट करने. ये जैसे एक पूरा एक रेक्टेंगल एक बार है. ठीक है ना. इसमें दो तीन चीज़ें फॉलो करते हैं. इसको पहले तो बनाना तो देखो हमने थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया है कि सिंपली जो भी हमें डेटा प्लॉट करना है उसमें जो समझ लो पॉलिटिकल पार्टी है या नेम ऑफ द मंथ है उसको हम एक्स एक्सिस पे मतलब हॉरिजॉन्टली प्लॉट करेंगे ऐसे.
और जो नंबर्स हैं जैसे यहाँ पे 75 70 जो भी नंबर्स हैं उनको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट कर दिए, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक मैक्सिमम नंबर है। यहाँ पे जैसे 75 मैक्सिमम है तो लेट से हम 80 तक गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली ए के कॉरस्पॉन्डिंग 75 है तो उतना बड़ा रेक्टेंगल बनाना है जो 75 तक चले। ए से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो और 75 तक चले। बी से यहाँ से शुरू हो और कहाँ तक चले, ये 70 तक, तो ये 70 तक गया। सी में कहाँ तक जाना चाहिए, 50 तक, तो सी में 0 यहाँ से लेकर 50 तक। ठीक है, सिंपल ये तरीका है इसको बनाने का। इसमें बस हम दो चीज़ें ध्यान रखते हैं जो कि इतनी कॉमन सेंस है। अगर मैं तुम्हें इनकी जो विड्थ है रेक्टेंगल्स की वो सेम होनी चाहिए, ये सब की विड्थ सेम होनी चाहिए, राइट। वैसे भी अगर तुम खुद सोचो तो अगर मैं एक की लेंथ, एक की विड्थ इतनी बना रहा हूँ और एक की विड्थ अगर मैं सी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर डी को मैं इतना पतला सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा, राइट। सो अच्छा लगे मतलब सामने देखने में। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको इक्वल विड्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड चीज़ हम जो फॉलो करते हैं वो होता है कि इनकी जो बीच की स्पेसिंग है ना, ये हम कांस्टेंट रखते हैं। तो जितनी ई और एफ में स्पेसिंग है उतनी एफ और जी में है, उतनी ही डी और ई में है। तो स्पेसिंग भी हम सेम रखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा टाइट बना दिया है, कोई ज़्यादा खुला बना दिया है, कोई 4 किलोमीटर बाद है ठीक है, कोई पेपर के बाहर जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग सेम रहनी चाहिए, थोड़ा सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें होगी, एक तो इनकी विड्थ सेम होगी और दूसरी इनकी जो स्पेसिंग है आपस की वो भी सेम होगी। ठीक है, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्कोर्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। लेट्स से कि हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स के ये स्कोर आए हैं। ठीक है, ना इसका अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिंपल होता है कि हमने हर मार्क्स, पहले मार्क्स सारे लिखे कितने कितने मार्क्स पॉसिबल हैं। वैसे 0 मार्क्स भी पॉसिबल हैं बट यहाँ पे लिखे नहीं है। जैसे 1 2 3 4 सारे मार्क्स हमने लिख लिए कौन कौन से पॉसिबल हैं। उसके बाद हमने क्या करा, देखा कि वो मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बारी रिपीट हुए हैं वो मार्क्स। तो हमने देखा 1 से लेकर 9 तक तो एक भी बच्चे के नहीं आए, 10 लोएस्ट मार्क्स हैं, तो 10 कितने लोगों के आए हैं, 2 लोगों के आए हैं। ठीक है, और वैसे ही 13 एक बच्चे के आए हैं, यहाँ पे 13 एक बच्चे के होंगे। ठीक है, तो वैसे सिमिलरली यू कैन सी कि 41 जो आए हैं, 41 जो हैं 4 बच्चों के आए होंगे, 1 2 3 4। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज सिंपल, हमने देखना है कि कितने मार्क्स कितने बार रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, नाउ इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो एक ग्राफ पे तो कैसे करेंगे। मतलब ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, राइट। तो लेट्स से हम एक्स एक्सिस पे, लेट्स से एक्स एक्सिस पे हम मार्क्स प्लॉट करते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 50 तक। और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, यहाँ पे मार्क्स प्लॉट करते हैं और यहाँ पे प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। तो हम, तो यहाँ पे 1 से लेकर लेट्स से यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ तक तो 0 ही आएगा, राइट। यहाँ तो सबके 0 ही बच्चे हैं जिनके इतने मार्क्स हैं। फिर 10 पे जाके 2 बच्चों के आए हैं तो यहाँ पे ऊपर डॉट बना देंगे, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। राइट, पहले तो सारे यहाँ पे 0 ही हैं, उसके बाद 10 पे जाके 2 बच्चों के आए हैं, 11 भी 2 बच्चों के आए हैं, 12 भी 2 बच्चों के आए हैं, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया। तो एक तो तरीका है इसको प्लॉट करने का। नाउ दिस इज आल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब इसी को मैं बार चार्ट की तरह प्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1 4 7 लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी ज़्यादा 5 6 की, बट अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 ही होगा सब कुछ ये। बट बेसिक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे हम डॉट्स की जगह बार्स हैं। तो 10 के ऊपर यहाँ पे डॉट की बजाय यहाँ पे नीचे पूरी एक डंडा खड़ा हुआ है, राइट। वैसे सिमिलरली अगर हम 41 को देखें, 40 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे भी डॉट के बजाय
यहाँ पे पूरा एक डंडा खड़ा हुआ है, राइट, दिस डंडा इज ऑल्सो कॉल्ड बार, ठीक है। तो ये एक इसका बार चार्ट है इस डेटा का, राइट। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है? तो राइट, मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, खैर बाकी कई लोगों को शायद ये वाला अच्छा लगे, बट द पॉइंट इज कि इसकी अपनी यूटिलिटी है, इसको भी देखना आसान है डेटा को, राइट। जैसे हमें सिंपल पता लग रहा है 41 मार्क्स मतलब 4 बच्चों के हैं, मतलब 41 मार्क्स सबसे पॉपुलर है सॉर्ट ऑफ, राइट। और हम सामने देख पा रहे हैं कि 44 45 किसी के भी नहीं आए हैं, राइट। तो यहाँ से भी पता लग रहा है, ठीक है। वैसे ये 9 तक किसी के भी नहीं आए हैं, राइट। सो बार चार्ट्स की अपनी यूटिलिटी है, बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बार चार्ट में समझने की, वो ये है कि बार चार्ट में बार की सिर्फ हाइट मैटर करती है, राइट। इवन तो जैसे अगर हम इस बार को देखें, लेट्स पिक एनी बार, इस बार को देखें, ठीक है, तो इस बार की हाइट मैटर करती है, ठीक है। तो बार की सिर्फ हाइट मैटर करती है, नहीं ये इवन दो ये पूरा 22 से हो गया आ रहा है, 0.5 भी है रास्ते में, 0.75 भी है रास्ते में, बट वो सब मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है इसकी हाइट क्या है, ठीक है। सो उसकी हाइट के हिसाब से पता लगता है कि अच्छा 1 है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे बार चार्ट, इनको हम कहते हैं बार चार्ट क्योंकि बार से बने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट समथिंग एल्स। तो अब ये समझ लो, ये हमें डेटा दिया हुआ है कि हमने बच्चों को मेजर करा, 36 बच्चे थे और हमने देखा ये वेट्स हैं बच्चों के, ठीक है। तो 30.5 से लेकर 35.5 तक 9 बच्चों के हैं, और इस वेट में इतने बच्चे लाई करते हैं, इस वेट में इतने बच्चे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने नोटिस करा। नाउ इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई एक्सेस लानी पड़ेंगी। तो लेट्स से कि हमने ऐसे एक्सेस, तो एक्स एक्सेस पे हम वेट्स प्लॉट कर दिए और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे इंटरवल रेंजेस आ रही हैं, राइट। तो ये तो एक्स एक्सेस पे ही होना चाहिए, नंबर जो हैं वो वाई एक्सेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमने 30.5 से शुरू करा है, मतलब वैसे तो ग्राफ 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमारा जो मेन डेटा जो आने वाला है वो 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे बस एक सिंगल सिंबल बना दिया कि यहाँ पे कुछ ब्रेक है, ये जो हमने ऐसा करके बनाया हुआ है ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको हमने प्लॉट नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 30.5 से लेकर 35.5 तक 9 बच्चे हैं। तो अगर हम बार चार्ट की बात करें तो हम सिंपली इसको ऊपर खींच के 9 तक ले जाके अगर हम इसको ऐसे प्लॉट कर दें, ऐसे बना सकते हैं हम, राइट। अब अगर कोई देखेगा इसको तो उसको समझ आ जाएगी ये 30.5 से लेकर ये 35.5 तक 9 बच्चे हैं, राइट। वैसे ही 35.5 से 40.5 तक कितने हैं? 6 बच्चे हैं। तो हमने उसके आगे एक और प्लॉट कर दिया, ये 6 के सामने 6 की हाइट वाला, ये 40.5 से 45.5 तक कितने हैं? 15 बच्चे हैं, राइट। तो हमने उसको लंबा खींच दिया 15 जहाँ तक भी आता है, ठीक है। तो एक ये तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का, तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कि 30.5 से 35.5 तक 7 है, 9 है सॉरी, राइट। दिस इज 6, दिस इज 15, राइट। सो नाउ ये एक तरह से बार चार्ट ही है, बट इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या फ़र्क होता है? बनते इसमें भी बार सी हैं, बट इसमें जस्ट एक दो फ़र्क होते हैं। वो होता है कि ये हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस क्लासेस होती हैं, बार चार्ट में डिस्क्रीट कैटेगरीज होती हैं। अगर हमने पुराने बार चार्ट हमें याद है तो हमने देखा था कौन कौन से मंथ में कितने बच्चों के बर्थडे हैं, तो वहाँ तो क्लासेस हमारे जो नीचे एक्स एक्सिस पे हमने क्या ड्रा करा था, जनवरी फरवरी, राइट। तो ये डिस्क्रीट क्लासेस थी, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट, राइट। जनवरी अलग है, फरवरी अलग है, राइट। वैसे ही हमने पॉलिटिकल पार्टीज का प्लॉट करा था कि ए पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी जीती, बी ने कितनी जीती, सी ने कितनी जीती, राइट। तो ये भी अलग अलग हैं। वेयर एज हिस्टोग्राम में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्लासेस होती हैं। तो जैसे
ये क्लास क्या है 30.5 से लेकर 35.5, बट नेक्स्ट क्लास 35.5 से शुरू हो रही है, तो कॉन्टिन्यूस है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहीं पे शुरू हो रही है। वैसे ये 40.5 पे ख़त्म हो रही है तो 40.5 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूस क्लासेस होती हैं, तो एक तो कॉन्टिन्यूस होती हैं और दूसरी बात है क्लासेस होती हैं, सारे इंटरवल्स होते हैं यहाँ पे, तभी कॉन्टिन्यूस हो पाएंगे। एक इंटरवल यहाँ पे ख़त्म हुआ तो दूसरा इंटरवल वहीं से शुरू हो गया। ठीक है, बार चार्ट में डिस्क्रीट कैटेगरीज होती थी, ABCD, जनवरी, फरवरी, या कुछ भी ईयर्स लगा लो कि 1982, 1983, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कितने लोग बोर्ड एग्जाम्स में पास हुए। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में एक फ़र्क ये होता है कि इसमें कॉन्टिन्यूस क्लासेस होती हैं। दूसरा हिस्टोग्राम में फ़र्क ये होता है कि इसमें हम डिफरेंट विड्थ अलाउ करते हैं बार की। हमने अभी पढ़ा था ना कि ये जो विड्थ है बार चार्ट में हमेशा सेम रहनी चाहिए, कि इसकी विड्थ और इसकी विड्थ और इसकी विड्थ, सबकी विड्थ जो है बार्स की, जितने भी बार्स हैं सेम रहनी चाहिए, बार चार्ट में होता है। बट हिस्टोग्राम में डिफरेंट विड्थ्स हो सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। मतलब उससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। एक और तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। मेन चीज़ है यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ में लॉस नहीं हो जाना, घूम नहीं जाना कि ओहो ये क्या है वो क्या है। हम बेसिक चीज़ हमें याद रहनी चाहिए कि अल्टीमेटली हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, तो हमें बस देखना है, हो सकता है कि मैंने जो 2-3 तरीके बताए उसके अलावा तुम और तरीके सोच सकते हो कि और किस किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मेन चीज़ है समझने की हम बस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे वही सेम डेटा है, ये अभी डेटा हमने पढ़ा था ना जिसमें हमने बार चार्ट्स बनाया था, जिसको हमने हिस्टोग्राम बोला था, राइट, सेम डेटा है। अब इसको एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का। वो क्या तरीका है? वो ये है कि हमें पता 30.5 से लेकर 35.5 तक 9 स्टूडेंट्स है, राइट, तो 9 समवेयर यहाँ पे। नाउ इसको मैं क्या करता हूँ 30.5 और 35.5 के बिल्कुल बीच में जाके 9 पे एक डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, नाउ अब ये पता लग रहा है कि 30.5 से लेकर 35.5, अगर किसी को पता है कि मैंने ये क्या ड्रॉ करा है, ठीक है, तो वो समझ सकता है कि अच्छा इन दोनों के बीच में पॉइंट ड्रॉ करा है और ये पॉइंट 9 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो मतलब 30.5 से लेकर 35.5 में 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वैसे ही 35.5 और 40.5 में कितने हैं? 6 स्टूडेंट्स हैं। तो लेट्स से मैं 35.5 और 40.5 के बीच में एक जाके डॉट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं 40.5 और 45.5 के बीच में कितने बच्चे हैं? 15। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे जाके ऊपर 15 में डॉट ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ऐसे मैं सारी डॉट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। और अगर किसी को पता है कि मैंने डॉट्स किस तरह से ड्रॉ करी हैं तो वो समझ सकता है कि अच्छा इन इंटरवल्स के बीच में इतने इतने बच्चे हैं, राइट। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसको हम बोलते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन होता है कि उसका मतलब क्या है, उसमें होता क्या है। नाम को भूल जाते हैं, बट बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इनको अलग अलग डॉट्स रखने की बजाय हम इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया है, वैसे समझ लो 45.5 से 50.5 कितने हैं? 3 हैं, तो ये नीचे 3 तक आएगी, 3 यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, वैसे 50.5 और 55.5 के बीच में कितने हैं? 1 है, तो ये और नीचे जाएगा। ठीक है, और 55.5 60.5 के बीच में 2 हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हवा में है ये पॉइंट भी, और ये पॉइंट भी हवा में है, राइट, मतलब हवा में मतलब ज़मीन पे नहीं है। ठीक है, तो हम एक कन्वेंशन मान के चलते हैं। एक कन्वेंशनली हम क्या करते हैं कि इसको 0 पे लेके आते हैं। तो 0 पे ये, क्योंकि अब 30.5 और 35.5 में तो ये 9 पे है, तो लेट्स से हम इमेजिनरी एक इंटरवल बना देते हैं जो 30.5 से पीछे वाला इंटरवल होगा, उसमें हम कहते हैं कि उसमें 0 है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर हम 25.5 लिख दें तो हम कहते हैं यहाँ पे 0 है, जो कि 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्टूडेंट्स है नहीं 25.5 और 30.5 में, राइट। तो ठीक है,
और वैसे ही ये 60.5 और 65.5 के बीच में लाई करेगा और ये भी 0 है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। ठीक है, सो इसको ये बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, 30.5 और 35.5 के बीच में हमने डॉट बनाई और ये डॉट 9 पे है। वैसे ये 45.5 और 40.5 के बीच में डॉट बनाई, ये डॉट 6 पे है क्योंकि यहाँ 6 था। ठीक है, तो वही चीज़ करी है, बस यहाँ पे इसके साथ एक पूरा हिस्टोग्राम भी ड्रॉ है। अब इस लाइन स्ट्रक्चर को जो हमने यहाँ बनाया था इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है ना, कि कितने बच्चों ने क्या इसमें वेट है, तो फ्रीक्वेंसी तो है ही है। पॉलीगन ही बन रहा है ना अब ये ऐसे ऊपर खाबड़ जो भी बन रहा है, ऊपर नीचे जो भी बना है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो पॉलीगन ही है, पॉलीगन, राइट, एक क्लोज फिगर। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब इस फिगर में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दिया हुआ है और हिस्टोग्राम भी दिया हुआ है, राइट। तो एक तरह से हम इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो एक तरह से हिस्टोग्राम जो है उसमें जो बार्स हैं उनकी हम मिडल पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें, ये मिडल पॉइंट इसका, ये मिडल पॉइंट इसका, ये मिडल पॉइंट, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। और बस एक जो लास्ट वाला हिस्टोग्राम होता है, चाहे फर्स्ट है चाहे लास्ट है, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक्सटेंड करके आगे लेके जाना पड़ता है अगले इंटरवल के सेंट्रल पॉइंट तक। तो 30.5 तक था, उसका पिछला पॉइंट क्या होगा 25.5, बट उसके सेंटर तक जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली ये भी हाफ वे है 60.5 और 65.5 के। ठीक है, सो तीन चीज़ें पढ़ी हमने, बार चार्ट, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मेन चीज़ है तीनों हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने में पिक्टोरियली, कि देखने से पता लग जाए अच्छा ये है, हमें डेटा पढ़ना ना पड़े, नंबर्स को ना ध्यान से पढ़ना पड़े। ठीक है, ओके, देयर इज वन मोर थिंग। सो अभी तक हमने पढ़ा था ना हिस्टोग्राम बार चार्ट से किस तरह से डिफरेंट होता है कि विड्थ, हिस्टोग्राम में बार्स की जो विड्थ है वो डिफरेंट हो सकती है, ये हमने पढ़ा था ना, मैंने बताया था। अब लेट्स डिस्कस दैट कि वो कैसे हो सकती है और मतलब कैसे हम उसको अलाउ करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। तो टीचर ने क्या करा है, देखा है कि 0 से 20 कितने बच्चों के आए हैं, अच्छे इतने बच्चों के आए हैं, 20 से 30 कितने बच्चों के हैं, अच्छे इसके। तो उसने क्या करा कि पहले 0 से 20 को इकट्ठे क्लब कर दिया, फिर बाद में 20 से 30 को क्लब करा। तो ये जो इंटरवल साइज है, इंटरवल साइज मतलब जो इसकी रेंज है वो 20 है मार्क्स और इसकी 10 मार्क्स की रेंज है, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स हैं वो सेम साइज के नहीं है। अभी 70 एंड अबव मतलब 100 तक जा रहे हैं, तो इसकी जो इंटरवल साइज कह लो, इसका साइज है वो 30 है, राइट। नाउ अगर हमें ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, बार चार्ट के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि बार चार्ट में सेम नीचे का बार का साइन सेम होता है, राइट। इस केस में हमें डिफरेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये है तो हम लेट्स से कि हमें 0 से 20 तक जाना है, 0 से 20 तक 7 बच्चे हैं, राइट। अब और 20 से 30 तक 10 है, तो एक हमारा बार जो होगा 0 से 20 तक का बनेगा और एक हमारा बार जो 20 से 30 तक का बनेगा, राइट ना। ये बार चार्ट में ऐसा अलाउ नहीं होता, क्योंकि बार चार्ट में जो होती है विड्थ सेम होती है, राइट। तो यहाँ पे विड्थ डिफरेंट है, तो इसलिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट विड्थ अलाउड होती हैं। तो अगर हम ऐसे इसको ड्रॉ करते जाएं, ठीक है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ कर दिया कि 0 से 20 तक 7 है, फिर 20 से 30 तक 10 है, फिर 30 से 40 तक भी 10 है, फिर 40 से 50 तक 20 हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। तो ऐसे हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। सो ये 7 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 15 है और ये 8 है। 70 से लेकर 70 एंड अबव कितने हैं, 8 है। तो ये बन गया हमारा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सोचो क्या है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई समझो कोई बच्चा आगे इसको पढ़ता है, वो देखता है 20 से लेकर 30 तक 10 बच्चे के हैं, ठीक है, 30 से 40 तक 10 बच्चों के हैं, ये भी ठीक है।
वो देखता है 0 से 10 तक कितने बच्चों के हैं, वो कहता है 7 बच्चों के हैं। और फिर देखता है 10 से 20 तक कितने बच्चों के हैं, वो देखता है 7 बच्चों के हैं। तो वो देखता है 0 से 20 तक मतलब 14 बच्चों के हैं। पर ऐसा तो नहीं है, 0 से 20 तक तो सिर्फ 7 बच्चों के हैं, राइट। वैसे ही 70 से जब वो आगे देखना शुरू करता है, तो जब 70 से 80 वो देखता है तो 8 बच्चों के हैं। फिर 80 से 90 भी 8 बच्चों के, 90 से 100 भी 8 बच्चों के। तो टोटल 70 एंड अबव कितने हो गए, 24। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ 80 है, राइट। सो टू अवॉइड दिस, कि ऐसा ना हो, ऐसी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, हम क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। तो ऐसा नहीं मानते हैं, दिस इज रॉन्ग हिस्टोग्राम, ऐसा नहीं ड्रॉ करेंगे। कैसा ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो बेसिकली तुम ये तो समझ गए मोटा मोटा कि ये 20 लेंथ थी, इसकी 10 इसका इंटरवल साइज है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका 30 है। ठीक है, तो हमें पता लगा ये 3 बारी काउंट हो रहा था ना, और ये 2 बारी काउंट हो रहा था, राइट। ऐसे ही हो रहा था ना, ये 2 बारी काउंट हो रहा है और ये 3 बारी काउंट हो रहा था। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि इसको एक तरह से हमें 3 से डिवाइड करना है और इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो वो कैसे डिवाइड करना है, उसका मतलब यही है कि इसका इंटरवल साइज जितना बड़ा है, इस नंबर को उतने से डिवाइड करना है, क्योंकि नहीं तो ये उतनी बारी काउंट होगा। ठीक है, तो अगर हमने 10 इंटरवल साइज, जो कि यहाँ मिनिमम है, 10 इंटरवल साइज ले लिया, तो इसका इंटरवल साइज जितना है उससे हम डिवाइड करते हैं और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ गया, 7/2 इक्वल टू 3.5। सो ये हमारा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी इस पीरियड की, इस रेंज की 0 से 20 की। और सिमिलरली इसकी क्या होगी, इसकी होगी 8/30 इंटू 10। ठीक है, एक तरह से हम 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, विच इज़ 2.66। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं कि सबकी अगर सेम पीरियड हो तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फिर अगर 0 से 10 तक मोटे मोटे 3.5 बच्चे लाई करेंगे और 10 से 20 तक 3.5 बच्चे लाई करेंगे, राइट। क्योंकि 0 से 20 तक 7 लाई करते हैं, तो दोनों में आधे आधे बच्चे मोटा मोटा लाई करेंगे, राइट। वैसे सिमिलरली अगर 17 अबव 8 बच्चे हैं, तो मतलब 17 अबव, तो 70 से 80, 80 से 90, 90 से 20, 90 से 100, लगभग 1/3 ऑफ 8 बच्चे लाई करेंगे, राइट। तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि 0 से लेकर 20 तक हमने प्लॉट करा 3.5 और 70 से लेकर 100 तक प्लॉट करा 2.66। ठीक है, अब कोई बच्चा आगे देखता है, अच्छा 0 से 10 तक कितने हैं, वो देखता है मोटा मोटा 3.5 है, जो कि ठीक है। और 10 से 20 तक कितने हैं, 3.5 है, तो वो दिखाएगा अच्छा 0 से 20 तक 7 बच्चे हैं, विच इज़ करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में विड्थ डिफरेंट होती है, बट जब विड्थ हमारी डिफरेंट हो तो हमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द क्लास साइज, कि अगर जिस क्लास का साइज डबल होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी हमारी आधी करनी पड़ेगी। जिस क्लास का साइज हमारे नॉर्मल क्लास से 3 गुना होगा तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी 1/3 करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।